सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो का टॉपिक है गुप्त काल में विज्ञान का विकास, जो कि बीए पार्ट प्रथम वर्ष हिस्ट्री के प्रथम पेपर की विषय वस्तु से संबंधित है। गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीक का पर्याप्त विकास हुआ। इस काल में गणित, ज्योतिष, खगोल विद्या एवं चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए। इस काल के जो प्रमुख, हम जिसे वैज्ञानिक कह दें, ज्योतिषी कह दें, गणितज्ञ कह दें, उनमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम एवं सुश्रुत हुए थे, जिन्होंने गुप्त काल को स्वर्णकाल कहलाने का गौरव प्रदान किया। आर्यभट्ट कुसुमपुर, पटना के रहने वाले थे। ये एक गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। आर्यभट्टियम एवं दशगीतिका इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आर्यभट्टियम तो इन्होंने 23 वर्ष की आयु में ही लिख डाली थी। इन्होंने खगोल शास्त्र की रचना, सूर्य सिद्धांत को संशोधित एवं परिष्कृत भी किया था। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही बता दिया था कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक कारणों से होते हैं। इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि 14वीं शताब्दी तक बाइबिल और यूरोपवासी यही जानते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इस बात को यूरोपीय लोगों से बहुत पहले ही आर्यभट्ट ने साबित कर दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्टियम में आर्यभट्ट ने लिखा कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ ही सूर्य की परिक्रमा भी करती है। चंद्रमा एवं दूसरे ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। आर्यभट्ट ने एक वर्ष के दिनों की संख्या 365 बताई, जो कि वर्तमान में 365.25 से थोड़ी माइनर ही कम है। पाई का मान आर्यभट्ट ने लगभग आज जो विद्वान मानते हैं 22/7, इसके समकक्ष 3.1416 बताया। आर्यभट्ट ने दशमलव गणना प्रणाली का भी उल्लेख किया है। इन दशमलव प्रणाली का प्रयोग करने का श्रेय भी आर्यभट्ट को दिया जाता है। इस प्रकार आर्यभट्ट गुप्त काल के एक महान वैज्ञानिक विभूति थे। भारत सरकार ने अपना जो पहला उपग्रह 1975 में छोड़ा है, उसका नाम इसी आर्यभट्ट के सम्मान में आर्यभट्ट रखा गया। ये भी हमें जीके के हिसाब से थोड़ा ध्यान में रखना है। गुप्त काल के दूसरे विज्ञानी थे वराहमिहिर, जो उज्जैनी के निवासी थे और फलित ज्योतिष के प्रणेता थे। वराहमिहिर ज्योतिष से अधिक ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में ख्यात है। उन्होंने बताया, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद संहिता, लघु जातक, विवाह पटल, योग माया आदि प्रमुख है। वराहमिहिर ने पौधों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों और उनके निदान के उपाय बताए। वास्तु विद्या के क्षेत्र में भी उनकी गहरी जानकारी थी। बृहद संहिता में वास्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र और चित्रकला की अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होती है। गुप्त काल के गुप्त काल के थोड़े से बाद के कह सकते हैं हम इनको, ब्रह्मगुप्त को।
जब गुप्त काल पतन की ओर था, या जिसे हम गुप्तोत्तर युग कहते हैं एक प्रकार से, उस काल के महान वैज्ञानिक, नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की जो परिधि है वो 500 योजन बताई। इन्होंने वृत्तीय एवं चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खाद्य का अल बरूनी और अल फजारी ने अरबी भाषा में अनुवाद किया। अरबों में ज्योतिष के प्रचार का श्रेय भी ब्रह्मगुप्त को प्राप्त है। ब्रह्मगुप्त ने भारतीय ज्योतिष में जो अनेक विदेशी सिद्धांत कर गए थे, आर्यभट्ट के सिद्धांत एवं जैनियों के उन सिद्धांत इनमें 2 सूर्य, 2 चंद्र, 2 दोहरे नक्षत्र माने गए, इन सब की आलोचना की। ब्रह्मगुप्त ने ही सबसे पहले ये घोषणा की कि यह परिकल्पना उन्होंने कर ली थी कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था, जो उन्होंने 13वीं-14वीं शताब्दी में दिया था, उसकी परिकल्पना 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने काफ़ी पहले ही कर ली थी। हम देखते हैं यूरोपीय खगोल शास्त्रियों या वैज्ञानिकों की जो गणनाएं हैं, उससे पहले ही, उससे लगभग 1000 साल पहले ही भारत के जो नक्षत्र वैज्ञानिक, गणितज्ञ या ज्योतिषी जो गुप्त काल में पैदा हुए थे, उन्होंने इनके बारे में बता दिया था। भास्कर प्रथम ने आर्यभट्ट के सिद्धांतों के आधार पर टीकाएं लिखी और उसने बताया कि शून्य से कितना भी विभाजन किया जाए वह शून्य ही रहेगा। भास्कर ने अनिर्णीत समीकरणों को हल करने की चक्रवाल विधि भी बताई। महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य भास्कर प्रथम की रचनाएं हैं। आचार्य सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, इनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता में हमें शल्य क्रिया में काम में आने वाले 121 उपकरणों का उल्लेख मिलता है। सुश्रुत के अलावा गुप्त काल में वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। पालकाप्य ने हस्त्यायुर्वेद नामक पुस्तक लिखी, जो कि हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। बौद्ध विद्वान नागार्जुन, जिन्होंने रसायन व धातु विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया, वो भी गुप्त काल से संबंधित है, या इन्हें हम गुप्तोत्तर काल से संबंधित भी कहते हैं। गुप्त काल के ठीक बाद के विद्वान हम इन्हें कह सकते हैं। नवनीत कम नामक आयुर्वेद ग्रंथ भी गुप्त काल में लिखा गया। तो इस प्रकार गुप्त काल जो है, न केवल शासन व्यवस्था के क्षेत्र में, न केवल वैष्णव धर्म की प्रगति के क्षेत्र में, न केवल कला, स्थापत्य, चित्रकला, संगीत इत्यादि कलाओं की उन्नति के क्षेत्र में, वरन ज्ञान विज्ञान के विकास
के क्षेत्र में भी जाना जाता है। गुप्तकालीन महरौली का लोह स्तंभ जो आज भी दिल्ली में शान से 1600 ईस्वी से खड़ा है, उसकी विशेषता है कि उस पर आज तक जंग नहीं लगा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है वह महरौली का एक स्तंभ, एक प्रकार की लोहे की लाट जो आज भी महरौली में खड़ी हुई है। इस स्तंभ लेख से हमें उस काल की रसायन कला का ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार के लेप उस लोहे की लाट पर किए गए थे, जिसके कारण वह आज भी वैसी की वैसी है। सर्दी, गर्मी और बारिश को झेलते हुए 1200 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी उस पर जंग नहीं लगी है। ये भी गुप्त काल की एक प्रकार से विज्ञान की उन्नति को दर्शाता है।